नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर लुसेंट के दो महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर मुगल सम्राट और भारत में यूरोपियों का आगमन, इन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो बिहार एसएससी या फिर यूपी पुलिस या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। थोड़ा बहुत गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज एवं संस्थापक। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तो धीरे धीरे करके मुगल के जो राज थे वो अपने आप और उनके जो राज शासक थे धीरे धीरे वो अपने आप को स्वतंत्र राज घोषित करने लगे। इसी क्रम में अवध को सादत खान ने स्वतंत्र घोषित किया, हैदराबाद को चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने स्वतंत्र घोषित किया, रुहदेलखंड को वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने स्वतंत्र घोषित किया, बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने, कर्नाटक को सादतुल्ला खान ने, भरतपुर को चूड़ामन एवं बदन शाह ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से जाना जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, यानी सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जहांदर शाह को लपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आगे बढ़ते हैं। ईरान, जिसका पूर्व नाम फारस था, वर्तमान में इसका नाम ईरान है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि एवं शाह शुजा का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। यानी उस टाइम जब नादिर शाह आया था तो 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाह शुजा का बनाया हुआ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा यहाँ से लूटकर ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय
जिसका पूरा नाम अली गौहर था, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। ये वाला छोटा वाला कोष्ट भी देख लेते हैं साथ ही में। उत्तर मुगल सम्राट, यानी जो मुगल सम्राट थे वो उत्तर कालीन मुगल सम्राट, उनका शासनकाल दिया हुआ है। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712, जहादर शाह का 1712 से 1713, फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748, अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806, अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, जिनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर था, वो अंतिम मुगल सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया है, जो वर्तमान में रंगून का नाम वर्मा है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नोट: अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। यानी अहमद शाह अब्दाली जो था, इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, भारत में यूरोपियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। यानी यूरोप वासियों की तरफ से सबसे आने वाला सबसे पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। आगे देखते हैं। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यानी 1509 ईस्वी में यह भारत में पुर्तगाली की ओर से वायसराय बना और 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1556 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। यानी पुर्तगालियों के बाद जो व्यक्ति आए वो डच थे, और डचों की ओर से आने वाला पहला व्यक्ति कार्नेलियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री, कोठी को ही फैक्ट्री कहते हैं, 1605 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई।
जहां इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में हुआ। ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759, और किनके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। ये वाला थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिपत्र प्रदान किया। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड की कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या किया, अधिकार पत्र दिया कि जाओ दूसरे जगह पे अपना व्यापार करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। यानी जो प्रारंभ में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसमें 217 पार्टनर थे और इसका प्रथम गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ था। ये वाला छोटा वाला जो है कोस्ट, ये उससे देख लेते हैं। कंपनियों का नाम और स्थापना वर्ष, ये भारत में कब स्थापना हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट पूछता है कि जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। नोट, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, द रेड ड्रैगन। आगे बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलिमपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ये वाला थोड़ा पॉइंट देखिएगा, कहीं कहीं बताता है कि अंग्रेज़ों ने पहले अस्थाई फैक्ट्री सूरत में और अस्थाई फैक्ट्री मुसलिमपट्टनम में, तो ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। आगे बढ़ते हैं। नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलिमपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम, जिनका नाम शाहजहां है, से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज में
गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। दोस्तों, अगर आप लोग बुक लेकर बैठे हों या फिर ऐसे ही बैठे हो, तो बुक लेकर बैठने में क्या होता है कि आप बुक से भी देखिएगा और बातों को भी सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो आप ऐसे ही बैठे हुए तो आप बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो टिक लगा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने से ये होगा कि लाइन पर ध्यान होगा और आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा और आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जा रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग हमारे वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो। तो चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बरगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। विवाह हुआ उन लोगों का और दहेज के रूप में हमारी संपत्ति हमारी को का किए दहेज में दे दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका वास्तविक संपत्ति है, उन्हीं लोगों का राज है, उन्हीं लोगों का देश है। ऐसे का किए हमारे जो बम्बई शहर है उसको क्या किए दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पैगोडा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। आगे बढ़ते हैं। नोट गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था, ने बम्बई शहर की स्थापना की। ये वाला पॉइंट था। गेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला कि कलकत्ता जो है 3 जो गाँवों से मिल के बना हुआ है, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी या फैक्ट्री फ्रैंको करो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर
के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। आगे आते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इससे वापस बुला लिया गया और इसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। आगे चलते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1761 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इसी के साथ हमारे दोनों टॉपिक भारत में यूरोपियों का आगमन एवं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं लूसेंट में, उन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ये हमारा पहला वीडियो था, तो हमारी जो भी गलती होगी माफ़ कर दीजिएगा। आगे से हम ध्यान रखेंगे। चलिए तो